नोटबंदी का बुनियादी मकसद था कि इससे कालाधन और भ्रष्टाचार पर अंकुश लगेगा, लेकिन अब लग रहा है कि नोटबंदी के इस मकसद को कालाधन रखने वालों और बैंकों ने पलीता लगा दिया है। तिजोरियों में कालाधन अब नए नोटों की शक्ल में मिल रहा है। 2-4 हजार निकालने के लिए घंटों एटीएम की लाइन में खड़े लोग खुद को ठगा महसूस कर रहे हैं। बैंकों में आम लोगों के लिए नो कैश का बोर्ड लटका है और इनकम टैक्स के छापों में 2-2 हजार के गुलाबी नोटों की गड्डियां मिल रही हैं। दिल्ली में वकील रोहित टंडन के घर से 2.5 करोड़ से ज्यादा कैश सिर्फ 2000 नोटों की शक्ल में बरामद हुआ है। जयपुर में इनकम टैक्स विभाग ने आज ही इंटीग्रल अर्बन कोऑपरेटिव बैंक पर छापा मारा तो 1 करोड़ 38 लाख के नए नोट बरामद हुए। देश के कई शहरों में पुलिस ही लाखों रुपए के नए नोट रूटीन में पकड़ रही है। जाहिर है इतने बड़े पैमाने पर नए नोट किसी के पास बैंकों की मिलीभगत के बिना नहीं पहुंच सकते। लाखों करोड़ों के नए नोट बरामद होना इसलिए भी हैरत अंगेज है क्योंकि रिजर्व बैंक ने बैंक खातों से पैसे निकालने की लिमिट तय कर रखी है। तो लगा था कि ठीक है, मोदी जी 1500 की बंद कर देते हैं, हम पिछले दरवाजे से कुछ कर लेंगे, लेकिन उनको मालूम नहीं था मोदी ने पिछले दरवाजे पर भी कैमरे लगाए हुए हैं। ये सब के सब पकड़े जाने वाले, कोई बचने वाला नहीं है। 2 महीना, 3 महीना, 6 महीना जिन्होंने भी 8 तारीख के बाद नए पाप किए हैं वो तो किसी हालत में बचने वाले नहीं है भाई। तो क्या नोटबंदी के बाद बेनकाब हो चुका है पूरा बैंकिंग सिस्टम? क्योंकि जंग एक जगह नहीं, पूरे सिस्टम के अंदर लगी हुई है और सिस्टम की इसी जंग का परिणाम है कि आज नए नए गुलाबी नोट हर जगह मिल रहे हैं। उन जगहों पर कहां काले धन के धन कुबेर बैठे हुए हैं। इसी मुद्दे पर बड़ी बहस होगी। हमारे साथ कई सारे खास मेहमान जुड़े हुए हैं। हमारे साथ बीजेपी के नेशनल स्पोक्स पर्सन जीवीएल नरसिम्हा राव साहब हैं। हमारे साथ कांग्रेस के नेशनल स्पोक्स पर्सन राजीव त्यागी जी हैं। हमारे साथ फॉर्मर इनकम टैक्स कमिश्नर और जाने माने चेहरे विश्वबंधु गुप्ता जी हैं और हमारे साथ बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सिस्टम के एक्सपर्ट वीके सूरी साहब हैं। नरसिम्हा साहब, बिना बैंकों की मिली भगत के ऐसे गुलाबी नोट करोड़ों की मात्रा में नहीं मिल सकते। सवाल यह है कि क्या हमारे सिस्टम पर जंग लगी हुई है? दीपक जी, आपने बिल्कुल सही फरमाया है क्योंकि कई दशकों से जो सिस्टम सड़ गया है, वो सिस्टम इस प्रकार के बड़े स्ट्राइक के बावजूद कोई न कोई इससे अपने आप को बचाने के लिए इस प्रकार के गलत कर्म कर रहे हैं और ये सब के सब पकड़ में आने वाले हैं। सरकार और प्रधानमंत्री मोदी जी अपने उद्देश्य पूरी तरह साफ कर चुके हैं। जो भी पैसा इकट्ठा करने की कोशिश करेंगे, होर्डिंग करने की कोशिश करेंगे और जिन जिन की मिली भगत के साथ ये करेंगे बैंकों में, उन सबको सलाखों के पीछे सड़ना पड़ेगा। ये चेतावनी ये मैं समझता हूं पिछले कुछ दिनों से लगातार देश के लगभग सभी बड़े शहरों में इस प्रकार की छापे मारे जा रहे हैं। तो जो भी इस प्रकार के गलत काम करेंगे इनको सलाखों के पीछे सड़ना पड़ेगा। ये जंग लग चुका है, पूरी तरह मैं आपसे सहमत हूं। इस जंग को इस सड़ा हुआ सिस्टम को चेंज करने के लिए एक प्रधानमंत्री मोदी जी पूरी तरह दृढ़ संकल्प के साथ आगे बढ़ रहे हैं और इनकी इच्छा शक्ति इतनी ज्यादा है। जब तक इसमें आगे लास्ट लोगों को नहीं पकड़ेंगे तब तक ये जारी रहेगा, किसी को नहीं बख्शने देंगे। ये पूरा सिस्टम का परिवर्तन जब हम नरसिम्हा राव साहब, इतनी बड़ी लड़ाई छेड़ने से पहले इसका आकलन होना जरूरी था ताकि आम आदमी को तकलीफ ना हो। एक तरफ बैंक में कैश नहीं और दूसरी तरफ करोड़ों रुपए के नोट जब्ती में मिलते हैं और नए नोट मिलते हैं। मैं आपसे ये जानना चाह रहा हूं कि क्या इसकी पूर्व में तैयारी नहीं की गई, या आकलन करने की, या समझने की कि इससे इतनी बड़ी दिक्कत हो सकती है लोगों को? दीपक जी, इसमें तकलीफ जनता को होगी, इस बात का अंदाजा पहले से था। इसलिए प्रधानमंत्री जी ने देश को संबोधित करते हुए पहले दिन उन्होंने ये जानकारी दिया था। जब इतनी बड़े पैमाने पर इतने सभी सिस्टम्स में आपकी ब्लैक शीप है और कई लोग को लगता है कि हम छूट सकते हैं, और एक बार उन सबको सबक सिखाना, उसके लिए ये कदम को एक अचानक कदम के रूप में लेना जरूरी था।
ये पूरी तैयारी करके आप कैसे कह सकते हैं कौन से बैंकर की मिली भगत किस हवाला ऑपरेटर के साथ है? ये कैसा पता चलता आपको? तो ये अभी जो जिस प्रकार सिस्टम की मॉनिटरिंग चल रही है, जिस प्रकार विजिलेंस चल रही है, जिस प्रकार हर एक बैंक से, हर एक ब्रांच से इंफॉर्मेशन लिया जा रहा है कि जो भी पैसा, नया पैसा आपने जो वितरण किया, किसको दिया, किस खाते में दिया, किस नोटों के बदले में दिया, हर एक पैसे की, हर एक रुपए की इनको हिसाब देना होगा। जो भी जिनको भी लगा हो कि हम बहुत जल्दी अमीर बन जाएंगे इस प्रकार पैसा मार करके, उन सबको सलाखों के पीछे सड़ना अनिवार्य है, सड़ेंगे। एक फिगर मैं आपको देता हूं, भारत में बैंकों की 1.25 लाख शाखाएं हैं और इन 1.25 लाख शाखाओं में कितने अकाउंट है? करोड़ों अकाउंट है। और सवाल यह है कि इन करोड़ों अकाउंट में सबकी जांच क्या संभव है? राजीव त्यागी जी। देखिए, मेरे मित्र ने कहा कि तकलीफ सहन करनी पड़ेगी। 2014 से हम भारतीय जनता पार्टी की तरफ से, मोदी की तरफ से एक ही सेंटेंस सुन रहे हैं, भाइयों बहनों, कड़वी गोली खानी होगी अच्छे दिन के लिए, तकलीफ सहन करनी होगी अच्छे दिनों के लिए, राष्ट्रवाद रखना होगा अच्छे दिनों के लिए, और राष्ट्र प्रेम के नाम पे बहुत सारी कुर्बानियां देनी होंगी। किसको देनी होंगी? गांव, गरीब, किसान, नौजवान, दिहाड़ी मजदूर को कुर्बानी देनी होंगी। और मोदी जी जो शहंशाह हैं और उनके जो राग दरबारी हैं, वो मजा लेंगे सब स्कीम्स का। इस विषय से शुरू करने से पहले यहां बहुत विद्वान लोग बाग बैठे हैं, गुप्ता साहब बैठे हैं और सूरी साहब बैठे हैं। 1 अप्रैल 2016 से लेकर के 30 सितंबर 2016 तक 7700 करोड़ रुपए की इनकम टैक्स ने नामी, बेनामी और कैश में ब्लैक मनी पकड़ने का कार्य किया। उसमें से कुल 3% 300 करोड़ रुपए कुल ब्लैक मनी कैश के रूप में पकड़ी गई। क्या सरकारी आकलन कर पाई कि 15 लाख करोड़ रुपए में से जो 500,000 के नोट बंद किए, उसमें से कितनी मनी ब्लैक मनी है? क्या सरकारी आज बता सकती है दावे के साथ कि कितनी ब्लैक मनी उसने अभी तक पकड़ी है? आप लोकसभा में जवाब देते हैं और लोकसभा के जवाब में मानते हैं कि देश में 27 सितंबर क्या नाम उसका, मैं बात करूंगा नवंबर की, जो ऑफिशियल डाटा दिया था सरकार ने, उसके बाद की बात अगर आप देखेंगे तो 12 लाख करोड़ रुपए बैंकों में जमा हो चुका है दीपक जी, और 4 लाख करोड़ रुपए आपने इश्यू किया है। 8 लाख करोड़ का बैकलॉग है, जिसकी वजह से आम आदमी लाइन में है और 90 से ऊपर ज्यादा मौतें हो चुकी हैं, 1500 से ऊपर ज्यादा लोग घायल हो चुके हैं। अब रही बैंक कर्मी की बात, जो बैंक कर्मियों पे खाता, बैंक कर्मियों के सिर पे ठीकरा फोड़ने की बात की जा रही है। ब्लैक शीप सब जगह होती है। मैं नरसिम्हा की बात से, इस बात से सहमत हूं, ब्लैक शीप सब जगह होती है। क्या हमारे देश का इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, ईडी डिपार्टमेंट, फेमा डिपार्टमेंट इतना पंगु है? मैं नहीं मानता कि वो पंगु है। वो आज भी काम कर रहा है, पहले भी काम कर रहा है, आगे भी काम कर सकता था, लेकिन सरकार के आकलन में निश्चित रूप से दिक्कत है। क्योंकि देखिए, सरकार को करीब 2400 करोड़ नोट इशू करने हैं और 300 करोड़ नोट आप प्रत्येक माह छाप सकते हैं। इस बात का सरकार को पता होगा, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। तो इस हिसाब से 8 महीने का एक बैकलॉग आएगा। एसोचैम के आंकड़े के हिसाब से दीपक जी 1,28,000 करोड़ का नुकसान अब तक हो चुका है। 4 लाख नौजवानों की नौकरियां जा चुकी हैं। दिहाड़ी मजदूर, करोड़ों दिहाड़ी मजदूर अपने अपने वतन जाने के लिए, वतन से मतलब है गांव से मतलब है, अपने अपने गांव जाने के लिए मजबूर हो चुके हैं। ठीक है, मैं सरकार से लास्ट सेंटेंस पूछ रहा हूं। सरकार से एक बात पूछना चाहूंगा, सरकार यदि मानती है बैंकिंग सिस्टम फेल है तो क्या वित्त मंत्री इस्तीफा देंगे? और सरकार यदि मानते हैं कि नोटबंदी की वजह से कालाधन, आतंकवाद और फर्जी करेंसी पर रोक नहीं लगी है तो क्या प्रधानमंत्री इस्तीफा देंगे? दोनों में से एक बात तो बताए सरकार। राव साहब, सबसे बड़ी बात है कि दलालों की मिली भगत के बिना कैश नहीं निकल सकता। सवाल यह है कि आपने करप्शन खत्म करने की बात तो करी, लेकिन सिस्टम से दलाल कैसे हटेंगे, इस बारे में कभी नहीं सोचा गया, कहीं नहीं सोचा गया। दीपक जी, दलाल कौन कौन है, इस आप तभी उनको पकड़ सकते हैं जब वो किसी गलत काम में आप इनको इंप्लीकेट कर सकते हैं, इंडाइट कर सकते हैं। जिन जिन लोगों को अभी पकड़ा गया उनके खिलाफ पुख्ता सबूत मिल रहे हैं, तो इसलिए उनको बचना मुमकिन नहीं है। और जहां तक राजीव जी का जो आंकलन है, वो कहीं ना कहीं ये बात को कबूल कर रहे हैं कि जो पैसे, जिन लोगों से अभी छापों में पैसा मिल रहा है नए करेंसी में बड़े पैमाने पर, ये काला धन नहीं है तो क्या है? ये सफेद पैसा होता
कोई इस प्रकार हड़बड़ी में कोई सेटिंग करके कोई एक्सचेंज गलत तरीके से कोई करता? यदि उनका सफेद पैसा होता, वैध पैसा होता, ये बैंक में जमा करके उनको निकाल लेते। तुरंत नहीं है तो 2 महीने के बाद निकाल लेते या बैंक के जरिए ट्रांसफर कर लेते। ये अपने आप में दिखाता है देश में कितनी बड़ी रकम, कितनी बड़ी मात्रा में काले धन है। ये छापे ही आपके लिए सबसे बड़े एविडेंस है, ये आप खुद मान रहे हैं। तो काला धन है और उसको पकड़ने का काम ये सरकार कर रही है। और जो भी गलत सेटिंग करके गलत तरीकों से इस पैसे को आम जनता को न देते हुए इस प्रकार के हवाला ऑपरेटर्स और काले धन के कारोबार को देंगे, ये सभी ऑफिसर्स को भी इसका नुकसान भुगतना पड़ेगा। बहुत अच्छे सभी सिस्टम में बैंक ऑफिसर्स में 99% अच्छे हो सकते हैं। वो ब्लैक शीट को ही पकड़ना है, उनको ही सिस्टम को ठीक करना है। मेरे मित्र ने कहा कि नुकसान भुगतना होगा, लेकिन किसको भुगतना होगा दीपक जी? 18 करोड़ किसान हैं, उनको भुगतना होगा। 78% किसान जो है मार्जिनल किसान है देश में, 20 करोड़ दिहाड़ी मजदूर है, उनको भुगतना पड़ेगा। 1 करोड़ 30 लाख छोटे व्यापारी हैं जो ट्रेडर्स हैं, परचून की दुकान से लेकर केमिस्ट से लेकर के जो दुकानदार हैं, उनको भुगतना पड़ेगा। 3 करोड़ 30 लाख लोग जो काम करते हैं उनको भुगतना पड़ेगा। लेकिन मैंने जो आंकड़ा दिया था 7700 करोड़ रुपए का, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के आंकड़े हैं, सरकार के आंकड़े, उसमें 300 करोड़ रुपए ब्लैक मनी पकड़ी जाती है कैश के रूप में। अभी 14 लाख करोड़ रुपए आपके जमा होने के बाद अभी आपकी जो ब्लैक मनी पकड़ी गई है, जिसका आप दावा कर रहे हैं, हालांकि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में सब प्रूफ देंगे अपने, उसके बाद जब केस फाइनल होगा उसके बाद आप कहेंगे। तो लास्ट में मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहता हूं मेरे मित्र आपसे कि शेख चिल्ली के हसीन सपने देखना बंद करिए। मैं इन बेपनाह अंधेरों को सुबह कैसे कह दूं, मैं इन नजारों का अंधा तमाशबीन नहीं। जो आपने देश में देश के आम लोगों को शक करने का काम किया और उसको लाइन में लगाने का काम किया और उसको ब्लैक मनी होल्डर मानने का काम किया, उसके लिए आपको देश से माफी मांगनी चाहिए। देश से माफी मांगनी चाहिए। एसोचैम रिपोर्ट के हिसाब से 1,28,000 करोड़ का नुकसान अब तक देश को हो चुका है। नई करेंसी छापने में 10 से 15,000 करोड़ रुपए लगेंगे। अगर इतनी ब्लैक मनी आप नहीं पकड़ पाते हैं और इतनी ब्लैक मनी के ऊपर टैक्स नहीं लगा पाते हैं, तो इसका फायदा क्या होगा? ब्लैक मनी जनरेट करने में, राजीव जी, आपने ब्लैक मनी जनरेट करने में कांग्रेस पार्टी का बड़ा हाथ था। माय डियर सर, दुख होगी जब काले धन को पकड़ेंगे तो आपको दुख होना स्वाभाविक है। चलिए यहाँ से आगे बढ़ते हैं। तो हमें ब्लैक 12 लाख करोड़ का, अभी 12 लाख से 15 लाख करोड़ का जो स्कैम्स किया वो सारा काले धन के रूप में कहीं ना कहीं है और केवल कैश के रूप में नहीं है। मैं मानता हूं। हम नेशनल चैनल पे बैठे हैं, हम नेशनल चैनल पे बैठे हैं और दीपक चौरसिया जी के शो पे बैठे हैं। मैं आग्रह करना चाहूंगा आपसे, जिसमें व्यक्ति ने ब्लैक मनी रखी है, चाहे वो कांग्रेस का हो, बीजेपी का हो, सपा का हो, बसपा का हो, डीएमके का, एआईडीएमके का हो, तृणमूल कांग्रेस का हो, जितनी भी पार्टियां उसके नेता हो, आप जेल क्यों नहीं भेजते हैं? क्या भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के पास दीपक जी पूरे देश में ब्लैक मनी नहीं पकड़ी गई है? क्या भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के पास, नरसिम्हा जी बताइए, क्या भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के पास नई करेंसी नहीं पकड़ी गई है? क्या भारतीय जनता पार्टी ने पूरे देश में सितंबर माह में, अक्टूबर माह में पूरे देश में प्रॉपर्टी नहीं खरीदी है? क्या भारतीय जनता पार्टी के बंगाल यूनिट ने 8 तारीख को 3 करोड़ रुपए जमा नहीं कराए? पुराना रिकॉर्ड बजा दिया। बीजेपी कई बार इसका क्लैरिफिकेशन दे चुकी है, आपने पुराना रिकॉर्ड बता दिया। मैं विश्व बंधु गुप्ता जी के पास चलता हूं। गुप्ता जी, सबसे बड़ा सवाल यहां पर यह है कि क्या हमारा सिस्टम इतना ज्यादा सड़ा हुआ है कि उसकी साफ मूरत हमको दिखाई देता है, उसका आईना दिखाई देता है, जिस तरह से कैश मिल रहा है और लोगों को लाइन में खड़ा होना पड़ रहा है 2000 के लिए, 3000 के लिए, 1000 के लिए, 500 के लिए, और दूसरी तरफ करोड़ों के नोट जो हैं वो इनकम टैक्स विभाग, पुलिस वाले, आईटी वाले, ईडी वाले पकड़ रहे हैं। दीपक, एक बात हम आपको बताएं, मैं जितने भी लोग देख रहा हूं बैंकों के आगे खड़े हुए हैं इतने दिनों से, ये इस देश के लिए बड़ी शर्म की बात है। एक आदमी को अपने ही पैसे के 2000 रुपए लेने के लिए घंटों वो लाइन में खड़ा रहता है, उसने क्या जुर्म किया है? पहली तो बात यह है। दूसरी बात, मैं आपको एक बात बताऊं कि पिछली सरकार भी जो थी, कांग्रेस पार्टी की सरकार, वो महा करप्ट और महा इनएफिशिएंट सरकार थी, और ये मुझे दुख हो रहा है कि इस गवर्नमेंट महा इनएफिशिएंट है। क्योंकि आप एक चीज देख के चलिए, मैं देख रहा था, दुनिया का सबसे मुश्किल नोट ये $100 का नोट है अमेरिका का। दीपक, मैं पूरी फेडरल रिजर्व बैंक की वहां पे वेबसाइट पर गया हूं,
इस पूरे नोट के छापने में, सुनिए, ये मैं इसलिए बोल रहा हूं कि ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है दीपक। ये देखिए, इसमें 14.3 सेंट्स लगे हैं पर नोट के अंदर, जिसका मतलब ये हुआ कि कुल करीब 14 × 7 मतलब 9 रुपया इसको छापने में लगा। ये दुनिया का वो नोट है जिसमें जो इनकी पिक्चर है इनके, वो दोनों तरफ से नजर आती है। उससे ये दुनिया के सारे फॉर्जरी करने वाले फेल हो चुके हैं। आपको एक चीज और बताता हूं, आप देखिए इसका, मैं देखिए, ये इनका पूरा प्रिंट ऑर्डर है अमेरिकन की जो फेडरल प्रेस में छप रहा है। इसके अंदर दीपक आप ये देखिए कि $1 की डिनोमिनेशन के उन्होंने सिर्फ 24 मिलियन नोट छापे हैं, लेकिन $1 का नोट चल रहा है अभी भी। आप ये, जब हिंदुस्तान आजाद हुआ था तो अमेरिकन डॉलर की कीमत थी ₹4.25। और आप उस अमेरिकन इकोनॉमी की एक बात मानिए कि आज भी अमेरिका में अमेरिकन डॉलर कागज का चल रहा है। और अभी मैंने इस सरकार के मैंने सुना था कि सरकार पहला नोट जो अब छापेगी वो ₹100 का, ₹50 की भी वो एक कॉइन बनाने जा रही है। मेरा सिर्फ एक सवाल मुझे समझ में नहीं आता कि ये इन्होंने छोटे नोटों का क्यों नहीं सोचा, इन्होंने ₹500 के नोट का क्यों नहीं सोचा, आपने 2000 का नोट क्यों छापा? मुझे इस सवाल का जवाब दे दें, बाकी सब चीजें मैं मानने को तैयार हूं। और दूसरा एक बात मुझे समझ में नहीं आ रही है कि प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं कि 500 ब्रांचेस में उन्होंने स्टिंग किया है। मैं बोलता हूं आपको 80% बैंकों में यही स्टिंग मिलेगा। इस देश के अंदर दीपक अब कुछ ऐसा नहीं बचा है, चाहे बैंक हो, चाहे इनकम टैक्स डिपार्टमेंट हो, चाहे पुलिस हो, सब जगह करप्शन की जो चीज है वो जंग खा चुकी है। पिछली सरकार ने ऐसी इतनी करप्शन की, पिछली सरकार जो इससे पहले गई, इस सरकार को कम से कम जल्दी से जल्दी स्टेप उठाने पड़ेंगे इसको ठीक करने के लिए, नहीं तो हम इस देश को आगे चला नहीं पाएंगे। इतना मैं कहना चाहता हूं। आगे चला नहीं पाएंगे। अब सूरी साहब, क्या बैंक के लोग, मतलब बैंकों में रैंपेड करप्शन है? क्योंकि लोगों का अभी तक बैंकिंग सिस्टम के ऊपर एक यकीन था, लोग ये मान के चलते थे कि बैंकों के अंदर कम से कम इस हद का करप्शन शायद ही उन्हें देखने को मिले, लेकिन आंखें खोल देने वाला है। ठीक है, सामने आया है, लेकिन एक थोड़े से आदमियों ने अगर कुछ ऐसा किया है, उससे पूरे के पूरा सिस्टम, पूरे के पूरे बैंक अधिकारी और कर्मचारी करप्ट नहीं हो जाते हैं। बिल्कुल ठीक। कुछ लोगों ने ये किया और वो पकड़े भी गए हैं, और आगे जो करेंगे वो भी पकड़े जाएंगे, और जो स्टिंग किए गए हैं उनका रिजल्ट्स क्या आएंगे वो भी समझ में आ जाएगा। ये जो पैसा इकट्ठा हुआ है, ये सिर्फ बैक डोर से ही नहीं इकट्ठा हुआ है। ये जब आपने लाइनें लगवाई है नोटों को एक्सचेंज करने के लिए, उसमें बहुत बड़ा हाथ है फेक आईडीज का। फेक आईडीज पर इतना बड़ा हजूम बाहर खड़ा होता था, और एक बैंक कर्मचारी और अधिकारी सवेरे 8 बजे से 12 बजे तक लगकर भी एक एक आईडी को नहीं उसकी पुष्टि कर पाता था। तो इसलिए वो आईडी आई है, ठीक है, इसका ऑथराइजेशन भी है, भैया इसको पैसे दे दो। एक एक आदमी ने गरीब लोगों को इकट्ठा करके, जो कि उनकी फैक्ट्री में काम करते थे या नहीं भी काम करते थे या बेरोजगार थे, उनको लाइनों में खड़ा कर दिया। ये 4 तू पकड़ ले, 4 तू पकड़ ले, 4 तू पकड़ ले। एक एक दिन में 5-5 लाख लोगों ने पैसा निकाला है। तो वो पैसा भी है। ₹1000, ₹500, ₹2000 या ₹4000 का कैश लेकर करोड़ों कैसे जमा कर लेगा सर? कितनी आईडी ले लेगा वो? कितनी ब्रांचेस है दीपक, बैंक की ओवरऑल कितनी ब्रांचेस है, और इनका नेटवर्क, जैसे ब्रांचों का नेटवर्क है, ये जिन्होंने पैसा इकट्ठा करना है उनका नेटवर्क भी उसी तरह से उतना ही फैला हुआ है। मैं ये नहीं कह रहा कि जितना पैसा इकट्ठा हुआ है सारे का सारा उस रास्ते से आया है। कुछ बैंक का अधिकारी पकड़े गए हैं। अच्छा, मुझे एक बात सामने आया है, पकड़े गए। मुझे एक बात बताइए, जो लाखों करोड़ों के बैंक के नोट हैं, वो क्या आपको लगता है कि 2000, 5000 या 10,000, मतलब करंट अकाउंट की हम बात करें तो 50,000 हफ्ते से ज्यादा नहीं निकाल सकता? चलो एक हफ्ते में उसने 50,000 निकाल लिया 10 गलत आईडी से, कितना हो जाएगा? उनके एक अकाउंट नहीं होता है करंट अकाउंट, उनके कई करंट अकाउंट होते हैं, और कई उनके पिन नंबर लिए होते हैं, उनके कई किस्म के काम होते हैं, कोई एक अकाउंट से नहीं है। अगर 10 अकाउंट है, 20 अकाउंट है, तो आप लगा लीजिए कितने हो गए। और मिली भगत मैं कह रहा हूं कि है, लेकिन कितने परसेंट? अगर 2%, 1% कोई ब्लैक शीप है, तो उसके लिए आप पूरे सिस्टम को, पूरे बैंक, चलिए मैं अपने शब्दों में अमेंडमेंट करता हूं, मैं पूरे सिस्टम को नहीं जिम्मेदार ठहरा। 8 से 12 बजे तक, और एक जो है इतने सालों से बैंक अधिकारी और कर्मचारी देश की सेवा कर रहे हैं, इकोनॉमी की रीढ़ की हड्डी होते हैं। अगर वहां पर इस तरह की रैंपेट अगर करप्शन हो,
तो हमारा सिस्टम कब का फेल हो चुका होता, बैंकिंग सिस्टम। मैं आपको बताता हूं, एक्सिस बैंक, मैं नाम ले रहा हूं इसका, हाँ, ठीक है। 100 करोड़ का ट्रांजैक्शन हुआ और सैकड़ों खाते खोले गए फर्जी। दीपक, इसीलिए कई इकोनॉमिस्ट और कई लोग प्राइवेट 44 खातों में, प्राइवेट बैंकों की फेवर में नहीं होते। वो कहते हैं प्राइवेट बैंकों को ज्यादा बढ़ावा ना दिया जाए क्योंकि ऐसे कंट्रोल वहां नहीं हो पाते। इसमें एक चीज और महत्वपूर्ण है, जो महत्वपूर्ण बात यह है कि 4 लाख करोड़ रुपए आपने इश्यू किए और वो बांटने के लिए दिए आगे। उसमें से अभी सरकार ने जो पूरे देश में ब्लैक मनी पकड़ी गई है वो 200 करोड़ भी नहीं बैठ रही है। तो 4 लाख करोड़ तो बैंक कर्मियों ने ठीक से बांटे ना, करीब करीब 200 करोड़ का जो हेरफेर है उसमें भी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में जाकर के जिसका भी पैसा पकड़ा गया वो अपने रखेगा। ठीक है, मैं आता हूं। ये बात देखिए, ये कह देना मैं इस पॉइंट पर आता हूं ब्रेक के बाद, क्योंकि ब्रेक के बाद ये भी एक बहुत बड़ा सवाल है कि आखिरकार इस पर चेक एंड बैलेंस कैसे लगेगा, किस तरह से लगेगा। क्या स्टिंग ऑपरेशन करवा के ये चेक एंड बैलेंस आ जाएगा? जैसा कहा जा रहा है कि 500 बैंकों का स्टिंग ऑपरेशन हुआ है, क्या ये काफी है? ब्रेक के बाद विश्वबंधु गुप्ता जी के पास चलते हैं। गुप्ता जी, हमने जो सबसे बड़ी बात करी कि ये नोट आखिरकार बदले कैसे जा रहे हैं, क्योंकि अकाउंटेड नंबर ऑफ नोट्स जो है वो रिजर्व बैंक से निकल रहे हैं, अकाउंटेड नंबर ऑफ नोट्स बैंक की ब्रांच में जा रहे हैं और वही अकाउंटेड नंबर डिस्ट्रीब्यूट हो रहे हैं। तो ये निकल के कहां से जाते हैं सिस्टम से? आप मुझसे पूछ रहे हैं कुछ? जी जी जी, देखिए, आप आवाज सुन पा रहे हैं गुप्ता जी? मुझे ये बड़ी मुझे समझ में नहीं आ रहा कि कहीं इसमें रिजर्व बैंक के लोग, देखिए बैंक के लोग तो इसमें मिले हुए हैं, सारा का सारा जो धंधा हुआ है, लेकिन मुझे हैरानी तब होगी अगर ये रिजर्व बैंक तक ही ना पहुंचे, क्योंकि कहीं ये भी हम मान के चले कि जो चोरी हुई थी वो रिजर्व बैंक के लेवल से ना शुरू हुई हो। तो मुझे तो ये लगता है कि इस पे सीबीआई इंक्वायरी बिठानी पड़ेगी अभी, और क्योंकि ये जो नोट पकड़ने का जो काम शुरू हुआ है ये अभी ये चलने वाला है 2 महीने तक। इतना ज्यादा ये अभी वो प्रोफेसर साहब बोल रहे हैं इस देश का चरित्र खत्म हो चुका है। मैं आपको बताऊं, मैं इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का कमिश्नर था, मुझे ये हमारी जो आप बैंकों में आप समझते हैं इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के ऑफिसर इन्वेस्टिगेट कर देंगे इसको? जितनी बैंक वालों में घूस हो रही है उससे ज्यादा मेरे डिपार्टमेंट के लोग बनाएंगे। मैं मजाक नहीं कर रहा हूं आपको, क्योंकि आपको अगर इस देश से क्राइम मनी और ब्लैक मनी खत्म करना है दीपक, तो आपको वो प्रोसेस ही खत्म करना पड़ेगा। आज एक आदमी, मान लीजिए आप एक जमीन खरीदी जाती है किसानों को 200-400 करोड़ देके, उसके बाद जो चीफ मिनिस्टर है और मिनिस्टर है वो 10,000-20,000 करोड़ की घूस लेता है उस पर रेजिडेंशियल कॉलोनी बनाने में। उसके बाद बिल्डर पैसा देता है। जो मकान आपको 10 लाख रुपए का मिलना चाहिए दीपक, वो आपको 60 लाख रुपए का मिलता है। ये हर जगह ये घूस लेता है उस पर रेजिडेंशियल कॉलोनी बनाने में। उसके बाद बिल्डर पैसा देता है। जो मकान आपको 10 लाख रुपए का मिलना चाहिए दीपक, वो आपको 60 लाख रुपए का मिलता है। ये हर जगह यही हालत है। और इस देश के अंदर आप ये पैसा निकलवाने से कुछ नहीं होने वाला। ये जो पूरा प्रोसेस है यहां पे इस देश में, हर चीज का, हर चीज में करप्शन है, हर चीज के अंदर दलाल बैठा हुआ है। जब तक ये सरकार इस पूरे चक्रव्यूह को नहीं तोड़ेगी, जब तक इस देश का गरीब भिखमंगों की तरह भीख मांगता रहता है सड़क के ऊपर। मैं आपको एक छोटी सी बात आपसे पूछना चाहता हूं। मोदी जी ने बहुत अच्छी बात की, अब गरीबों के अकाउंट खुलवा दिए, भगवान ने उन्हें बहुत। मैं कहता हूं कि अब उनको साथ में डेबिट कार्ड दो, ताकि वो आदमी जो है उसको, ताकि ये रहे कि साहब कौन सा पैसा किसने किस अकाउंट में डाला। उसके साथ उसके अंदर उसको क्रेडिट दो दवाई खरीदने के लिए, उसको क्रेडिट दो बच्चे की एजुकेशन की किताब खरीदने के लिए। वो डेबिट कम क्रेडिट दोनों कार्ड होने चाहिए। आपने आदमियों को, जो अच्छी चीज इस देश में हो रही है कि आदमियों को आप एक सिस्टम में ला रहे हैं, डिजिटल ट्रांजैक्शन का पहली बार लोगों को समझ में आ रहा है। तो जब आप लोगों को हम इतना तकलीफ दे रहे हैं, हमको जो डेबिट कार्ड देना है वो फ्री देना है उस आम आदमी को, और उसको क्रेडिट की लिमिट भी बना देनी है। अगर उसके घर में कोई बीमार पड़ता है
और वो अगर क्रेडिट वापस नहीं देता है तो सरकार को उसको माफ करने की ताकत होनी चाहिए। एक बात मैं कहूं। ये तभी जाकर मोदी जी इस इतिहास में जा पाएंगे ऐसे लीडर की तरह जिसने गरीबों के बारे में सोचा। नरसिम्हा राव हमारे साहब, डिपार्टमेंट से और इनसे आप मैं एक बात कहना चाहता हूं। बैंक ऑफिसर से कुछ ना एक्सपेक्ट करें तो बहुत अच्छा है। अच्छा एक मिनट त्यागी जी, मैं आपके पास जाऊं उससे पहले नरसिम्हा राव साहब के पास जाना चाहता हूं। नरसिम्हा राव साहब, क्या आपको लगता है कि ये नोटबंदी का आप इसको पॉजिटिव साइड इफेक्ट मानते हैं कि नेगेटिव साइड इफेक्ट मानते हैं कि बैंकिंग सिस्टम का करप्शन बिल्कुल सतह पे आ गया? अब मालूम पड़ गया कि कैसे बैंकों का सिस्टम ऑपरेट कर रहा था। मैं सभी को दोषी नहीं बना रहा हूं, लेकिन सिस्टम में जो खामियां हैं उसको दोषी बता रहा हूं। दीपक जी, भ्रष्ट लोग देश के हर वर्ग में होते हैं, तो इसलिए हमें यह समझना किसी एक सेक्टर में कोई भ्रष्टाचार की कोई स्कोप नहीं है, कोई भ्रष्ट लोग नहीं है, हमें ऐसा नहीं सोचना चाहिए। हमें यह भी नहीं कहना चाहिए इसमें ज्यादातर लोग हैं, क्योंकि बैंकों में अब देखिए जो सैकड़ों करोड़ के हजारों करोड़ रुपया जो लोन दिया जाता है, कांग्रेस के कार्यकाल में जो दिया गया, बिना प्रॉपर सिक्योरिटी के दिया गया, केवल प्रेशर में आकर के बैंक स्टाफ इसको मंजूर करेंगे? आपको लगता है कि इसमें कहीं ना कहीं कई लोगों की मिली भगत उसमें भी है? पर लेकिन ज्यादातर लोग, हमारे देश के ज्यादातर लोग और मैक्सिमम लोग ऑनेस्ट हैं। और पहली बार इस देश में एक प्रधानमंत्री ऐसे कदम उठाए हैं, प्रधानमंत्री मोदी जी, ये आम लोगों में चर्चा है। मैं अभी 2-3 स्टेट्स घूम करके आया हूं, तो आम लोगों में चर्चा है, केवल प्रधानमंत्री मोदी जी में वो ताकत है, वो हिम्मत है सिस्टम पे इस प्रकार वार करने का, बदलाव लाने का। क्योंकि जो 7 दशक से जो सिस्टम सड़ गया है, आपको कहीं ना कहीं बड़े पैमाने पर, बड़े शक्ति से आपको शुरू करना पड़ेगा, जो प्रधानमंत्री जी ने किया है। आप देख रहे हैं किस प्रकार की बौखलाहट है इस पर भी। इसको डिमोनेटाइजेशन किसी राजनीतिक दल के खिलाफ नहीं किया गया, बट आप देख रहे हैं किस प्रकार राजनेता इस पर टूट पड़ रहे हैं। ठीक है, किस प्रकार अपने हितों की रक्षा के लिए और अपनी दशकों से जो बनाया हुआ वेस्टेड इंटरेस्ट को इसको कंटिन्यू रखने के लिए किस प्रकार एक राजनीतिक लड़ाई भी हम लड़ रहे हैं। तो इसलिए मोदी जी नहीं कर सकेंगे, ऐसा बिल्कुल नहीं है। और पहली बार मोदी जी सिस्टम को परिवर्तन करने के लिए एक यज्ञ शुरू कर चुके हैं। दो विषयों पर यज्ञ का बात जो रखना फल चाहूंगा है मैं। पूरे देश की जनता को मिलेगा, ठीक और है। देश की जनता इसलिए समर्थन दे रही है, ठीक कुछ है। तकलीफों के बावजूद। पहले तो ठीक है राजीव त्यागी जी, मेरा सीधा सवाल है, हिम्मत सिर्फ मोदी जी में इस सिस्टम को चेंज करने की, ये दावा है बीजेपी? मैं इसी पे आना चाह रहा था। जितने की कमाई नहीं हुई उससे ज्यादा 100 गुना ज्यादा खर्चा हो गया। ये स्थिति सरकार की है। इसमें कमाई मेरे को लगता नहीं कि आपको कुल मिलाकर के 100 करोड़ रुपए टैक्स दिया जाएगा। अगर कमाई हो रही होती तो 140 बार सरकार को अपनी योजना को नए नए अध्यादेश लाकर के चेंज नहीं करना पड़ता, फेयर एंड लवली पार्ट 2 नहीं लाना पड़ता, पहली बात। दूसरी बात जो बहुत महत्वपूर्ण मैं कहने जा रहा हूं, मेरे मित्र ने कहा कि कांग्रेस के टाइम पे क्या था, 60 साल का सब इतिहास से बताते हैं। मैं सिर्फ 10 साल का कुछ आंकड़े प्रस्तुत करना चाहूंगा आपको। 2005 में मेरे जो सम्मानित व्यूअर हैं इंडियन न्यूज के, आपके सम्मानित, उनको बताना चाहूंगा, बीजेपी तो संतुष्ट होगी नहीं मेरे से। 2005 में अगर 70,373 बैंक ब्रांचेस थी देश में, तो 2014 में जब हमने छोड़ा था तो 1,17,482 ब्रांचेस छोड़ी थी देश में। देश में यदि क्रेडिट, बैंक जो क्रेडिट देते थे, जो महान इंदिरा गांधी जी ने बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया 1969 में 14 बैंकों का, और 1980 में 6 बैंकों का और राष्ट्रीयकरण किया, उसकी वजह से देश में बैंक जो कर्जा देते हैं, सुन लीजिए पहले पूरी बात, मैं बीच में नहीं बोला नरसिम्हा जी, प्लीज। आई नो, सुनिए, आई नो टू डिटेल द डिबेट, लेकिन प्लीज डिटेल मत करिए, आप मत करिए प्लीज, सुन लीजिए। हमने जो कर्जा दिया 2005 में 70,002 बिलियन रुपए का दिया, और 2014 में 52,605 बिलियन का दिया, जबकि जमा जो हुआ 64,000 बिलियन रुपए हमारे बैंकों में जमा थे। मैं पूछना चाहता हूं सरकार से कि जुलाई और सितंबर के माह में जो क्वार्टर गया है, जबकि जनवरी से जून के क्वार्टर में बैंकों में जो डिपॉजिट रेट है वो नेगेटिव ग्रोथ में था, नेगेटिव ट्रेंड में था, और जुलाई और सितंबर के बीच में वो पॉजिटिव ट्रेंड में चला गया। पॉजिटिव ट्रेंड में कितना जाता है? एसबीआई में 4.3% पॉजिटिव ट्रेंड पे है, पीएनबी में 3.8% है, बैंक ऑफ इंडिया में 1.5% है, जबकि ये नेगेटिव ट्रेंड के बैंक हुआ करते थे। मेरे सरकार से मानना है, पूछना है कि सितंबर माह में 5,89,000 करोड़ रुपए जमा हुए,
उसमें से कितनी निकासी हुई, कितने ऐसे अनअकाउंटेड मनी है जिस पे आप टैक्स लगाएंगे, पहली बात। दूसरी बात मैं सरकार से पूछना चाहूंगा, सरकार हमें ये बताए कितना आतंकवाद रुका इसकी वजह से, सरकार हमें ये बताए कितनी करेंसी फर्जी करेंसी है, नकली करेंसी है। मैं बता देता हूं आपको, 400 करोड़ की करेंसी नकली करेंसी है 500,000 रुपए में, लेकिन सरकार उस पर कोई जवाब नहीं दे रही है। सरकार कालेधन पे कोई जवाब नहीं दे रही। सरकार खुद अपनी पीठ थपथपाने का काम कर रही है हर विषय पे। देश की इकोनॉमी से 1,28,000 करोड़ का नुकसान हो गया और सरकार पीठ थपथपा रही है अपनी। लोग बाग मर रहे हैं लाइनों में। साहब कह रहे हैं टैक्स लाइबिलिटी तो बाद में आएगी, टैक्स तो बाद में आएगा, जमा होंगे। लास्ट सेंटेंस और कर दूंगा, सूरी साहब लास्ट सेंटेंस कह दो, फिर उसके बाद आप कहिएगा। देश में खरीफ की फसल नहीं बिक रही है किसान की, गांव गरीब किसान नौजवान दिहाड़ी मजदूर परेशान है। 20 करोड़ लोग बाग जो दिहाड़ी मजदूर हैं उसमें से कम 15 करोड़ लोगों ने पलायन अपने घर की तरफ कर दिया है। उनके चूल्हा नहीं जल रही और आपको शर्म नहीं आती अपनी पीठ थपथपाते हुए। आप ये कहिए कि आपकी नोटबंदी फेल हुई है। अगर बैंकिंग सिस्टम फेल है तो वित्त मंत्री को इस्तीफा देना चाहिए, और नोटबंदी फेल है तो प्रधानमंत्री महोदय को इस्तीफा देना चाहिए। क्या बैंक के सीएमडीज को बर्खास्त करेगी सरकार? ये सवाल है। नोटबंदी को अभी इस स्टेज पर यह कह देना कि ये फेल हो गई है, ये उचित नहीं होगा। और इसमें कोई दो राय नहीं कि ये इतना बड़ा बोल्ड स्टेप किसी और प्रधानमंत्री में लेने का आज तक नहीं हुआ। उन्होंने लिया, इसकी बैकफायर हो रही है, कुछ कमियां रह गई हैं। शायद कैपेसिटी टू एग्जीक्यूट जो थी वो प्रॉपरली नहीं असेस हो सकी है, जिससे ये दिक्कतें हो रही है। लेकिन इसका रिजल्ट अभी दिखाई दे जाए ऐसा संभव नहीं है कि अभी 50 दिन भी नहीं हुए जो मांगे गए हैं, और इसके रिजल्ट तो आने वाले टाइम में आएंगे। जब यहाँ ये कहा जा रहा है त्यागी जी, मैं सिर्फ कब तक, अगर आप ये कह रहे हैं 6 महीने 6 महीने में 2 साल 5 साल 6 महीने में इसका सेटबैक रहेगा, तो क्या आप समझते हैं वो कंटिन्यू पीरियड? आपसे एक रिक्वेस्ट है सर, आपसे मैं बड़ा सम्मान करता हूं आपका, बैंकिंग सेक्टर से हैं, मुझे सिर्फ इतना बता दीजिए, आप बड़े विद्वान हैं, ये 6 महीने में इसका पॉजिटिव रिजल्ट आएगा, साल भर में पॉजिटिव रिजल्ट आएगा, 2 साल में पॉजिटिव रिजल्ट आएगा, 5 साल में पॉजिटिव रिजल्ट आएगा। अब उसका फल आने तो दो, उसको बड़ा तो होने तो, उसका रिजल्ट आने दो। बबूल का तो आम कहां से होए? बबूल का बबूल हो गया, आम कैसे हो जाएगा? बबूल है 100%, ब्लैक 100% बबूल है माय डियर सर। नहीं, दिक्कतें जरूर है, मूल मुद्दे थे, कालाधन, आतंकवाद, नकली करेंसी, कांटे जरूर है इसमें। बबूल का पेड़ आम आदमी लाइन में है, बबूल का कांटे जरूर है, त्यागी जी लेकिन बबूल का पेड़ नहीं कह सकते, इसको बबूल का पेड़ नहीं कह सकते। पॉजिटिव रिजल्ट भी होंगे। जो लोगों ने पैसा घर पे रखा हुआ था, जो घर पे रखा हुआ था, वो आज बाहर आया है। 5 पॉजिटिव इफेक्ट जो लोग बस समझ पाए। आप बड़े विद्वान बताइए 5 पॉजिटिव इफेक्ट क्या आएंगे? अरे लोगों ने जो बैंक में कभी जाते नहीं थे, कभी उनको पता नहीं होता था, आज वो तैयार है कैशलेस कुछ आंकड़े प्रस्तुत करना चाहूंगा बैंक्स के। कितने अकाउंट से ये आप बहुत आंकड़े बता चुके हैं, आप बहुत आंकड़े बता चुके हैं। मुझे सर मैं बहुत डिबेट को बोझिल नहीं कर सकता, डिबेट को आप ये आंकड़ा बता चुके हैं, आप ये आंकड़ा बता चुके हैं। मैं सीधे विश्व बंधु गुप्ता जी के पास चलता हूँ। विश्व बंधु गुप्ता जी, त्यागी जी सॉरी सरकार हर चीज में झूठ बोल रही है। अच्छा ठीक है, झूठ बोलेगी तो सामने आ जाएगा, झूठ बोलेगी, झूठ के पाँव नहीं होता सर, झूठ सामने आ जाएगा। गुप्ता जी मेरा जो सवाल है वो ये है कि हम एक चीज बड़ी देख रहे हैं कि हमारे जो सिस्टम्स हैं, चाहे वो बैंकिंग सिस्टम हो चाहे कोई दूसरे सिस्टम हो, उसमें तो करप्शन खत्म नहीं हुआ है। जो नोट पकड़े जा रहे हैं वो उसका एक ज्वलंत उदाहरण है। अगर सिस्टम से करप्शन नहीं खत्म हुआ है तो कालाधन कैसे खत्म हो जाएगा? हाँ बिल्कुल ठीक कह रहे, बिल्कुल ठीक कह रहे। और मैं आपको एक माफ करना, एक छोटी सी बात मैं ये कहना चाहता हूं। जब इराक में सद्दाम की सरकार गिरी थी, उसके नोट जो अगली सरकार के 10 दिन के अंदर ही अमेरिकन गवर्नमेंट ने छपवा दी थे, 10 दिन के अंदर नई सरकार के। मुझे ये समझ में किया आ रहा है कि ये सरकार अभी तक 500 रुपए का नोट बाहर की प्रेसों से क्यों नहीं छपा रही? उसमें आप लोगों का टाइम बेकार कर रहे हो, रोजगारी बेकार कर रहे हो उनकी। आपके पास आज की तारीख में ये नहीं कि बाहर की प्रेस सिक्योर नहीं है। आप लोगों को तो विदिन आप एक हफ्ते के अंदर सारे 500 रुपए के नोट छाप सकते हो। मुझे समझ में नहीं आ रहा है सरकार क्या सोच के बैठी हुई है। नहीं आप ये समझिए, अभी मैं दीपक बिल्कुल ठीक बोल रहा हूँ। 10 दिन के अंदर नया नोट आ गया था सद्दाम के मरने के बाद।
माय डियर सर, गुप्ता साहब ने एक फेड का उदाहरण दिया है, 2 बार उदाहरण दे चुके हैं फेड का। वो फेड अमेरिका का बैंक है। अमेरिका के बैंक ने 1929 और 30 के बीच में 30% कैश इनफ्लो रोक दिया था। 30% कैश इनफ्लो, जो अमेरिका सबसे ताकतवर देश आज से 100 साल पहले भी था, उस देश की इकोनॉमी ध्वस्त हो गई थी। ध्वस्त जिसे कहते हैं। ये एक आर्टिकल है जो कि ट्रिब्यून में छपा हुआ है, और उसमें मैत्रेय घोष जो लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स, उन्होंने बताया बकायदा इसके बारे में। मैं बताना चाहूंगा सम्मानित व्यूअर्स को कि फेड की इकोनॉमी बकायदा उस 30% इकोनॉमी रोकने की, कैश इकोनॉमी रोकने की से गिर गई थी। आपने 86% रोक दिया, आपने 86% रोक दिया। सर महान देशों से, ताकतवर देशों से सीखना चाहिए हम लोग। दीपक जी, ये जो नोट कह रहे हैं वहां से चाहिए, उसमें एक तो वहां से लीकेज की आशंका रहती है। यस। और एक सिक्योरिटी पर्पज से ये कभी भी एडवाइजेबल नहीं है कि आप बाहर की कंट्री से नोट छपवाएं। पहले एक बार इंडियन गवर्नमेंट ने ऐसा किया था, और उनके जो उसके रिजल्ट्स थे और जो उनका इसका आंकलन किया गया था वो सही नहीं था। दिक्कत हो जाए, कुछ हो जाए, लेकिन एक सिक्योरिटी बहुत बड़ी चीज होती है। आज इस पर चर्चा हो रही है कि ये पैसे कहां से पहुंचे। कुछ लोग ये कह रहे हैं कि रिजर्व बैंक की लीकेज थ्रू आपको मालूम, और वहां से अगर पैसा आएगा ट्रांसपोर्ट होगा तो वो कहां का लीक हो जाएगा, भारत से बाहर चलते हैं, कहां का लीक हो जाएगा। आप ऐसी बातें नहीं करिए, ये वो कहां का लीक हो जाएगा वहां से पैसा आने में। अच्छा ठीक है, ठीक है। चलिए हम इस डिस्कशन में ना जाए, कहां से छप रहे हैं, प्रिंट हो जाएगा, कहां से छप रहे हैं, हम इस डिस्कशन में नहीं जाते। जो बेहतर होगा वो एक मिनट नरसिम्हा राव साहब, मेरा बड़ा सीधा सवाल है, और वो सीधा सवाल ये है कि हम जो हमारी मूल दिक्कत है, हम सिस्टम से भ्रष्टाचार खत्म नहीं कर पा रहे हैं। काले धन पर लॉन्ग टर्म रोक कैसे लगेगी, क्योंकि सिस्टम में करप्शन है अभी भी। और ये नोट तो हमने पकड़े हैं जो बदल गए, जो लोग नए नोट के तौर पे रख रहे हैं, 2000 के तौर पे रख रहे हैं, 500 के नोट पे रख रहे हैं। जो छुपा हुआ है वो तो ज्यादा सिस्टम के अंदर होगा ना, जो छुपी हुई ब्लैक मनी है, जो जिसके नोट कन्वर्ट हो चुके हैं। दीपक जी, जैसा मैंने पहले कहा, आप बड़े कदम लेते हैं। एक 6-7 दशकों से एक तरह की बर्ताव रहा लोगों का, एक तरह सिस्टम को मैनिपुलेट करते रहे, और पहली बार उनको अनुभव हो रहा है। तो हाउ डू वी क्राइम रेट को हम कैसे घटा सकते हैं, हम करप्शन को कैसे घटा, कैन यू कीप क्वाइट प्लीज। करप्शन को कैसे हम कंट्रोल कर सकते हैं? एक, आपको बड़ी चौकन्नी रखनी पड़ेगी, चेक्स एंड बैलेंसेस होने पड़ेंगे, आपको गवर्नेंस सिस्टम्स बेहतर होना पड़ेगा, और आपको प्यूनिटिव मेजर्स सीरियसली एंड स्ट्रिक्टली लेने पड़ेंगे, जो ये सरकार कर रही है। और कांग्रेस पार्टी और बाकी पार्टियां इसको राजनीति करके हमसे जंग लड़ना चाहते हैं, हम इसका वेलकम करते हैं। जनता इनको सिखा देगी इनकी जगह कहां है। कि जब परिवर्तन लाने की प्रयास कर रहे हैं प्रधानमंत्री, उनको समय देना चाहिए था। और जिस प्रकार की बौखलाहट राजनीतिक दलों में है, इससे साफ जाहिर होता है इनके लिए कोई सिस्टम परिवर्तन कबूल नहीं है। ये उसी भ्रष्ट सरकार को, भ्रष्ट सिस्टम को कायम रखना चाहते हैं। जब पूछताछ की बात होती है अगस्ता वेस्टलैंड मामले में, कांग्रेस पार्टी अगस्ता तक कहां चले गए, हो जाते हैं बैंकिंग सिस्टम मामले में कांग्रेस पार्टी अगस्ता तक कहां चले गए, हो जाते हैं बैंकिंग सिस्टम राय साहब, ये करप्शन के लिए करप्शन के लिए एक स्टेप उठाया गया है। भ्रष्टाचार का ही मामला है। प्लीज, ये करप्शन के लिए एक स्टेप उठाया, बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया, लेकिन आगे जनरेट नहीं होगी ब्लैक मनी दोबारा से। और जो और सिस्टम में है उसके लिए जो 50 दिन मांगे हैं, या उसके बाद जो कदम उठाने वाले हैं, उसको अगर आप व्याख्या कर देते हैं, उसका ब्लूप्रिंट दे देते हैं, तो लोगों को एक तसल्ली हो जाती कि हाँ, इसके बाद भी कदम होंगे, उठाए जाएंगे, और ब्लैक मनी दोबारा जनरेट होने से रोकी जाएगी। सिर्फ एक इस स्टेप से ब्लैक मनी दोबारा जनरेट नहीं होगी, ऐसा संभव नहीं है। मैं एक बात कहना चाहता हूं, प्लीज मैं कह दूं। उन्होंने कहा कांग्रेस इस स्टेप की आलोचना कर रही है। मैं राव साहब, मेरे को टाइम दिया है, जरा प्लीज मैं अपनी बात कह दूं। हम नोटबंदी के तरीके के विरोध में हैं, काले धन को पकड़ने के विरोध में नहीं है, आतंकवाद को खत्म करने के विरोध में नहीं है, फर्जी करेंसी को रोकने के विरोध में नहीं है। करिए आप, स्वागत है, हम आपके माला पहनाने का काम करेंगे, लेकिन लोगों को दिक्कत क्यों हुई, ये प्रश्न है ना। सीजेआई, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया,
कांग्रेस के कार्यकर्ता तो नहीं है ना, या बीजेपी के कार्यकर्ता तो नहीं है। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया उन्होंने कहा है, मैं आपको पढ़ के सुनाता हूं, सीजीआई आस्क्ड सेंटर एज टू वाई ऑर्डर ऑफ द यूनियन ऑफ ग्रांटिंग लिमिट ऑफ ₹24,000 पर वीक टू अ पर्सन हैज नॉट बीन कंपाइल्ड विद। 24,000 रुपए एक व्यक्ति को एक सप्ताह में नहीं मिल रहे हैं और 500 करोड़ रुपए की शादी बीजेपी के नेता कर रहे हैं। लोगों पे करोड़ करोड़ रुपए पकड़े जा रहे हैं। तो इसका सिस्टम में लूपहोल है और सिस्टम को दुरुस्त नहीं करने का दोष निश्चित रूप से वित्त मंत्री और प्रधानमंत्री महोदय के सीने पर जाता है। 90 लोगों की हत्या का जिम्मेदारी क्या प्रधानमंत्री लेंगे? क्या खरीफ की फसल न बोने की वजह से किसान जो रूरल डिस्ट्रिक्ट में चला गया है, गांव गरीब किसान नौजवान जो परेशान है, दिहाड़ी मजदूर जो परेशान है, देश की आम जनता जो लाइन में है, जो कि चाइना की दीवार से लंबी लाइनें हो गई है देश में, उसके बारे में सरकार क्या कहेगी, क्या बताएगी सरकार? जरा बताना चाहे, पूछना चाहेंगे हम सरकार से। और लास्ट सेंटेंस में कहना चाहूंगा मेरे मित्र, कांग्रेस पर आरोप लगाना बंद करिए। मैंने आपको आंकड़े दिए हैं, प्रस्तुत किए बैंक्स के हालात का। एक बात और कहता हूं, अरे रोकना था तो विजय माल्या को रोक लेते ना, 9,000 करोड़ रुपए लेके भाग रहे थे। क्यों नहीं एडवाइजरी जारी की सीबीआई ने? 9,000 रुपए जिस पे है, 9,000 रुपए जिस पे है वो तो करप्ट है। राजीव त्यागीजी, विजय माल्या आपके सिस्टम की उपज है। 2004 के बाद उसने एयरलाइन खोली, 2004 और आज विजय माल्या। लास्ट सेंटेंस कहना चाहूंगा, लास्ट सेंटेंस शांति सुन लीजिए। आप कहते हैं कि 60 साल कांग्रेस ने राज किया, 60 साल लोगों ने हमें जिताने का काम किया क्योंकि हमने देश का विकास किया। आप तो 2.5 साल हैं, 30 महीने आपके निकल गए। बता दीजिए क्या माइनस 3.4% नेगेटिव ग्रोथ में नहीं है मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर? क्या सर्विस सेक्टर नेगेटिव ग्रोथ में नहीं चला गया? क्या एग्रीकल्चर सेक्टर नेगेटिव ग्रोथ में नहीं चला गया? क्या रुपया डॉलर के मुकाबले मोदी जी की उम्र से ज्यादा का नहीं हो गया? मुझे बताइए, आर्थिक क्षेत्र में मैं चैलेंज देता हूं बीजेपी को कि मुझसे कभी भी बहस कर ले। आर्थिक क्षेत्र में क्यों बहस कर लेना? क्या 2015 में 1,00,000 राजीव ऐसे आंकड़ों पर बात क्या करेंगे? काउंटर ही ना हो सके एक घंटे की डिबेट में। ऐसे आंकड़ों पर बहस न करें जिसका काउंटर ही ना हो सके। नरसिम्हा राव जी, यहां पर बड़ा सवाल ये खड़ा होता है कि आज की तारीख में हम करप्शन की बात कर रहे हैं, सब कुछ खत्म, सिस्टम के क्लीन होने की बात कर रहे हैं, करप्शन को खत्म करने की बात कर रहे हैं, लेकिन जो दिक्कतें हैं आम आदमी का, उसका क्या? ये बेसिक और फंडामेंटल क्वेश्चन है, क्योंकि कानून में भी कहा जाता है कि अगर एक बेगुनाह को सजा मिले तो वो नहीं होना चाहिए, भले से 100 गुनाहगार छूट जाएं। तो यहां तो गाय, बकरी, भेड़ वेड़ सब एक ही लाइन में हाल किया, इन्होंने एक ही लाइन में हाल किया, भेड़ बना दिया है, लाइन में लगा दिया। दीपक जी, मैं इसका जवाब देता हूं, इनको थोड़ा रोकिएगा, ये भाषण देने के मूड में है। प्रधानमंत्री जी ने क्या कहा? आपने मुझे प्रधानमंत्री पद का जिम्मा दिया है ताकि मैं देश को बदल सकूं, देश की बदलाव में इकोनॉमी का प्रधानमंत्री जी अकेले बैठ के कोई फरमान जारी करे देश बदल जाएगा? क्या थोड़ा चुप रहिए। अब प्रधानमंत्री जी केवल काम करेंगे, बाकी जनता उनको सहायता नहीं देगी, सहयोग नहीं देगी देश को बदलने में। क्या यह संभावना है? इसलिए प्रधानमंत्री ने जनता से आग्रह किया है, जनता से थोड़ा कष्ट उठाने का उनसे आश्वासन लिया है। और प्रधानमंत्री जी ने ये बोल्ड स्टेप लिया है। हम राजनीतिक पार्टी हैं, हमें केवल जनता 5 साल के लिए चुनी है। हम 2-2.5 साल में हमें जनता के पास वापस जाना है। प्रधानमंत्री जनता के सामने अपने पूरे बैलेंस शीट जनता के सामने रखेंगे, हमने क्या क्या काम किया है। जनता हमें आशीर्वाद देगी, ऐसे हमें पूर्ण विश्वास है। हम जनता से क्यों इस प्रकार के काम करेंगे जिसका जनता सराहना ना करे? आज पूरे देश भर में, मैं आपको ये कह रहा था, मैं घूम कर आया हूं, देश के जनता, खासकर गरीब एंड ऑनेस्ट जो टैक्स पेयर्स हैं, वो इसकी सराहना कर रहे हैं। वो कह रहे हैं थोड़ा बहुत हमें तकलीफ हुआ है, बट लेकिन जो उद्देश्य है प्रधानमंत्री मोदी जी का और जिस कारण ये कर रहे हैं, ये बहुत ही योग्य कारण है। हम इसकी सराहना करते हैं, समर्थन करते हैं। मैं दावा करता हूं अब कम से कम 80% लोग प्रधानमंत्री जी के साथ है। हिम्मत है तो इसको रेफरेंडम बना के चुनाव में जाओ।
सर, हम नहीं, आपको नहीं, हरा कर लेकिन दिखा देंगे। लेकिन नरसिम्हा राव साहब, हमको ये भी समझना पड़ेगा कि इस सिस्टम में भी बहुत दिक्कतें हैं, इनका सॉल्यूशन निकालना भी बेहद जरूरी है। और एक बात मैं साफ कर दूं, जब तक हम सिस्टम का करप्शन ठीक नहीं करेंगे, जब तक हम सिस्टम का करप्शन ठीक नहीं करेंगे, तब तक हम ब्लैक मनी के जनरेशन को नहीं खत्म कर सकते। टुनाइट में आज के लिए इतना ही, लेकिन इंडिया न्यूज पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।